देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं जहां बात करते हैं। कल से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक 12:30 बजे होगी और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उपचुनाव में व्यस्त होने के कारण बैठक में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। संभव है कि पार्टी का कोई अन्य नेता उनकी जगह शामिल हो, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक की खबर मिल रही है। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई है और अब उपचुनाव जबकि कल है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि मैनपुरी में व्यस्त हैं, उपचुनाव में व्यस्त हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। यूपी का शीतकालीन सत्र, कल से यूपी का शीतकालीन सत्र शुरू है और सदन के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। विधानसभा स्पीकर की सर्वदलीय बैठक होगी और सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया जाना है। इसी बैठक में सीएम योगी की मौजूदगी भी रहेगी और इस बैठक में अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस सत्र को लेकर के, आज होने वाली बैठक को लेकर के किस तरीके की खबर आ रही है। अनुभव। देखिए, बिल्कुल यूपी विधानमंडल दल का जो है वो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, इसलिए ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। अब इसमें मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे, हालांकि वो कल गोरखपुर चले गए थे, आज सुबह से ही गोरखपुर में हैं और जनता दरबार लगाया हुआ है, लेकिन फिर वो तकरीबन दोपहर 12 बजे लखनऊ आएंगे और सीधे विधान भवन पहुंचेंगे, जहां इस सर्वदलीय बैठक में वो शामिल होंगे। देखिए, हर बार जब भी सत्र होता है तो विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीट बुलाते हैं, इसलिए कि भाई सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। वैसे ही आप देखिए, केवल 3 दिन का इस बार ये शीतकालीन सत्र हो रहा है, 5, 6 और 7 दिसंबर। तो ऐसे में सत्र भी छोटा है और ऐसे में अगर मान लीजिए विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया जाएगा तो फिर जो बिजनेस है या हमका जो कार्रवाई है वो हो नहीं पाएगी, सत्र चल नहीं पाएगा सुचारू रूप से। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई। पर देखिए, हंगामेदार होने की बात जो आपने कही, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई बहुत छोटा सत्र होगा ये, बिल्कुल इस बारे में ज्यादा डिटेल लेंगे और बजट की भी बात करेंगे अनुभव। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक अहम चीज है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे, गोरखपुर से इसके लिए वो वापस आएंगे लखनऊ और यहां पर अखिलेश यादव के आने पर सस्पेंस बरकरार है। अनुभव आप बने रहे, क्योंकि अब हम बात करें शीतकालीन सत्र में एक और पक्ष ये है कि अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। बजट का आकार 50,000 करोड़ से ज्यादा है, ये संभव बताया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अलग से बजट का प्रावधान समझ में आ रहा है। कानपुर सहित सभी मेट्रोज के लिए अलग प्रावधान संभव बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी के लिए अलग से राशि की व्यवस्था बताई जा रही है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट सिंचाई विभाग कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग राशि बताई जा रही है। जाहिर तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर अनुपूरक बजट के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का आकार बताया जा रहा है। ऐसे में इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं सदन की कार्यवाही से जुड़ी, जो आने वाली संभावनाओं की हम बात करें अनुभव, तो क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं जो आप बता रहे थे। देखिए, बिल्कुल कल से ये विधानमंडल का जो है वो शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, तो पहले ही दिन यानी 5 तारीख को ही एक तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि उनको पूरा सदन देगा और दूसरा कल ही जो है वो जो अनुपूरक बजट है वो सदन में पेश किया जाएगा। अब इसका आकार 50,000 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा जो वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ था वो तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। तो हमने अधिकतर यही देखा कि जब भी सप्लीमेंट्री बजट आता है, अनुपूरक बजट आता है, वो 8 से 10% के आसपास ही होता है। तो माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट ये सदन में सरकार पेश कर सकती है। अब कई जगहों पर जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कानपुर है, तमाम अन्य शहरों में, तो उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ आप देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है 10 से लेकर 12 फरवरी 2023 लखनऊ में, तो वो तो बिल्कुल हम कहें तो जब वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया गया था बजट सत्र के दौरान, तब तो इसकी बात नहीं थी। तो इसके लिए भी तो फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। फंड की तो जानकारी आ गई, हंगामा कहाँ हो सकता है, इसकी क्या तैयारी, इसकी क्या सुगबुगाहट। हाँ बिल्कुल, देखिए हंगामेदार रहने के आसार तो हैं इस सत्र के। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छोटा सत्र है, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है।
दूसरा, कानून व्यवस्था को बार बार जिस तरीके से विपक्ष बार बार मुद्दा बना रही है, उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें आप देखिए मंच से हर नेता विपक्ष का क्या कह रहा है, तो वो भी एक इशू है। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको लेकर भी सदन में हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। अब चूंकि देखिए 5 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बहुत सस्पेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो मैनपुरी में बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, वो विधायक भी वहीं से हैं, वोटर भी वहीं के हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी रहेगी, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि 3 विधायक उनके मैनपुरी से ही आते हैं, बीजेपी के भी 2 विधायक हैं हालांकि वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आज जो सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें क्या कुछ तय होगा, किस तरीके से इस पूरे बिजनेस का एक तो सत्र छोटा है, दूसरे ये सत्र का एक दिन उपचुनाव के साथ जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अपडेट निकल के आती है, किस तरीके का आकार और प्रकार दिखाई देगा इस शीतकालीन सत्र का, ये देखना होगा। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही 3 सीटों पर उपचुनाव के दंगल की। यूपी उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आज मैनपुरी, रामपुर, खतौली में होने वाले उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। तीनों चुनावी क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। और कल होने वाले मतदान से पहले आज सियासी दल आखिरी वक्त के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। प्रचार प्रसार का शोर कल शाम 5 बजे थम गया। ऐसे में पूरा जोर होगा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, खासकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, तो उनके तरफ से भी आज पूरी रणनीति होगी कि कल चुनाव पर किस तरीके से नजर बनाए रखना है। इसके लिए पूरी रणनीति होगी। ऐसे में आज तमाम राजनीतिक दल आराम से नहीं बैठे होंगे। जिसमें मुख्य दलों की बात करें, बीजेपी, समाजवादी पार्टी आमने सामने की टक्कर, साथ में गठबंधन और सहयोगी रालोद दिखाई देते हैं। तो आज का दिन जो है वो रणनीति के नाम रहेगा कि हर एक बूथ पर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सहयोगियों को लगाया जाए कि निष्पक्ष चुनाव, खासकर समाजवादी पार्टी की ओर से आवाज उठाते रहे हैं कि यहाँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहता है। ऐसे आरोप के बीच किस तरीके की रणनीति रहेगी, ये भी देखना होगा। ऐसे में आज का दिन बहुत हलचल भरा पार्टी के भीतर रहेगा, क्योंकि चुनावी शोर तो थम चुका है। जनता के बीच तो ये संदेश देकर के दोनों ही पार्टियां बराबर का जोर लगाती दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार प्रसार मैनपुरी उपचुनाव में देखने को मिला, वो शायद मैनपुरी की जनता ने ना देखा हो। लेकिन कहीं से भी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव जैसी फीलिंग नहीं देता रहा, क्योंकि इसे 24 का आईना मान करके लोग देख रहे हैं। तमाम सियासी दिग्गज जमीन पर उतरे, नुक्कड़ सभाएं करते दिखाई दिए। सोचिए, डोर टू डोर कैंपेन करते कैबिनेट मंत्री से लगाए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से आती है। वहीं अखिलेश यादव पूरे यादव परिवार के साथ डेरा डाले हुए अपने घर में ही किस तरीके से ताना बाना बुन करके रणनीति के साथ उतरे हैं, वो भी आपने देखा। और अब जनता जनार्दन के पाले में गेंद जब पहुंच चुकी है कि कल वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके कहीं साख की लड़ाई, तो कहीं जाति समीकरण, तो कहीं आने वाले वक्त में विकास की लड़ाई देख करके वोट करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए इंतजार करना होगा 8 तारीख तक का। लेकिन कल की तैयारियों के मद्देनजर आपको बताया, प्रशासन की ओर से पीएसी और यूपी पुलिस, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने का, उनकी तैनाती, उनका रोस्टर, उनके शेड्यूल आ चुके हैं, उन्हें पहुंचना है। पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। तो बहुत अहम है ये तीनों उपचुनाव, जिसे 24 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देख रही हैं तमाम पार्टियां, जिसमें खास तौर पर 2 पार्टी दिखाई देती है। गठबंधन के साथ रालोद आ जाए, समाजवादी पार्टी, और फिर यहाँ हम बात कर लें बीजेपी की। तो चलिए हम रुक करते हैं रामपुर का। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी लेते हैं कि रवि, जिस तरीके से बयानों के तीखे तीखे तीर चल चुके हैं, अब गेंद जनता के पाले में है। रामपुर के सियासतदानों की बात करें तो उनकी कैसी रणनीति के बारे में पता चल रहा है कल के होने वाले उपचुनाव को लेकर? देखिए, कल होने वाले मतदान के लिए जो
प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं और आज जो है पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो जाएंगी। टोटल 454 बूथ हैं जिन पर 500 पोलिंग पार्टियां रखी गई हैं और उसके तहत 2000 कर्मचारी लगाए गए हैं इन ड्यूटीज़ को करने के लिए। इसके साथ ही प्रशासन ने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि हर बूथ पर जो है पुलिस की भारी तैनाती रखी गई है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाए। और इस तरीके से अभी जो प्रचार था कल देर शाम तक थमा है और उसके बाद में सभी पार्टियों को बस यही इंतजार है कि आने वाले इस मतदान के बाद जिस पुलिस को तैनात किया गया है उसी पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आए आजम खान, जो पूरा जोर लगा रहे हैं और जिनका वर्चस्व माना जाता है इस सीट पर। उनके तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से पर्दे के पीछे कोई जानकारी है कि किस तरीके की रणनीति रहेगी? जिस पुलिस के जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए उनकी क्या तैयारी है? देखिए, पूरे प्रचार के दौरान ये देखने को सामने आया कि आजम खान जो है इस बार नए तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। उन्होंने साइलेंट रूप से रातों में निकलकर घर घर जाकर प्रचार किया। तो इस बार जो रणनीति है रामपुर चुनाव की, आजम खान ने बिल्कुल अलग तरीके से अपनी रणनीति को फर्श पर उतारा है। और जिसके बाद में जब उन्होंने जनसभाएं की तो जनसभा के दौरान जिस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं, हमेशा उनका जो अंदाज है भड़काऊ अंदाज रहता है, लेकिन जनता को वो पसंद आता है। इसी अंदाज के चलते आजम खान यहाँ पर लगातार 10 बार विधायक रहे हैं, उनका वर्चस्व इस सीट पर रहा है। बिल्कुल रवि, यही वजह है कि इस बार कुछ हिडन स्ट्रैटेजी के साथ हो सकता है वो उतरे और कुछ अलग रणनीति के साथ इस चुनाव में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। लेकिन अब चलते हैं खतौली, हमारे सहयोगी सनुज मौजूद है मौके पर, उनसे जानकारी लेते हैं। सनुज, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो तो बताइए, लेकिन पर्दे के पीछे से रालोद की जो तैयारी है चुनाव प्रचार के बाद अब कल मतदान को लेकर के, उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिएगा। देखिए, अब जो पूरी तरीके से बाजी है वो पूरी तरीके से बाजी अब मतदाताओं के हाथ में आ गई है। तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, तमाम बयानों के तीर चले, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से चुनाव आयोग में शिकायत की है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको लेकर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने अपने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, मोबाइल पर अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। यदि कहीं से कोई शिकायत होगी तो उन ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। और उसको लेकर जो लोकदल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी ऐसी तैयार कर ली है कि यदि कहीं से इसी तरह की कोई बात निकलकर सामने आती है तो तुरंत अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। रही पुलिस प्रशासन की बात, तो देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए खतौली में निष्पक्ष चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चुनाव प्रतिशत बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, मौसम ने अचानक से ऐसी करवट बदली। आप मेरे पीछे देखिए कितना कोहरा, भीषण कोहरा नजर आ रहा है। कल तक कोई स्थिति नहीं थी। जो सियासी तापमान था वो भले ही आसमान पर था, लेकिन अचानक से जो कोहरा पड़ा है, भीषण कोहरा है और ठंड की वजह से। सत्येंद्र जरा मौसम का मिजाज दिखाएं। ये देखिए अचानक से क्या हुआ मौसम को कि मौसम ने करवट ली है और कितना भीषण कोहरा यहाँ पर पड़ा है। आप ये देखिए कि हमें खुद यहाँ जब दिल्ली देहरादून हाईवे से जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज ये पहला कोहरा पड़ा और पहले ही कोहरे पर यहाँ थोड़ी दूरी पर ही, यहाँ मेरठ की सीमा, चूंकि इस समय तो मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ, लेकिन मेरठ में टोल के बाहर ही अचानक से कई वाहन भिड़े और भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी। इसकी वजह से वहां कई वाहन भिड़ के तमाम दिक्कतें हुई। तो ये जो मौसम की करवट है, इस पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, उसको कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर जो मतदान प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वाकई हो सकता है दिल्ली एनसीआर से जाकर के मतदान करना चाह रहे हो, उपचुनाव को लेकर के कहीं उदासीनता न दिखाएं वोटर, तो पूरा मामला बदल जाएगा। जो कोर वोटर है वो सोचे कि उपचुनाव है, कौन वोट करेगा, तो पूरा माहौल इस मौसम की तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। सनुज, देखना ये होगा कि कल तक किस तरीके के मौसम के साथ मतदाता घरों से बाहर निकलते हैं। शुक्रिया रवि, शुक्रिया सनुज। कल होने वाले उपचुनाव को लेकर के आप लोगों ने डिटेल साझा करी। देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम की खबर मिल रही है। सीएम ने 200 लोगों से मुलाकात की है और जनता दर्शन में सीएम ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी है। फरियादी वहां मौजूद थे और साथ में अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। तो एक और जनता दरबार की तस्वीरें, ये रेगुलर पिक्चर का ही जा सकती है। जब कभी भी मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं तो सुबह के वक्त वो फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। ऐसे में आज फिर से तस्वीर आई है जहां मुख्यमंत्री ने 200 लोगों की समस्या सुनी है। आज सुबह से ही फरियादियों की लाइन लगी हुई थी जहां पर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना। देखिए, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर मिल रही है। आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ है। लखीमपुर खीरी के हजरतपुर गांव में हमले की खबर मिल रही है।
कच्ची शराब को पकड़ने के लिए टीम गई हुई थी। आरोपी को पकड़ने पर तलवार से हमले का आरोप लगा है। 3 महिलाओं समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की टीम गांव पहुंची थी, लेकिन यहां खबर मिल रही है कि तलवार के साथ टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। आरोपी को पकड़ने पर तलवार से हमले का आरोप है टीम पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।